पीएम मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में करेंगे रैली। 3 को जेपी नड्डा की पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा। चुनावी हुंकार से गूंजेगी देवभूमि। अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम धामी। अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं अजय टम्टा। गंगोलीहाट और रानीखेत में होगी सीएम की चुनावी जनसभा। देहरादून में आज होगा ऐतिहासिक झंडे जी का आरोहण। पंजाब के हरभजन सिंह चढ़ाएंगे दर्शनी के गिलाफ। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। प्रदेश के 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ की कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी डोली। गर्मियों में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। दून से संचालित होंगी तेज हवाई उड़ानें। समय सारणी भी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आ रही है इसी बीच खबर लक्सर से, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो देखा जा रहा है। और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और दोपहर के 2 बजे बालावाली चौक पर रोड शो होगा। और पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड शो से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो 2 बजे रोड शो होगा। और इसके साथ ही साथ लक्सर से आपको एक खबर बता रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते नजर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। और दोपहर 2 बजे बालावाली चौक तक रोड शो रहेगा। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से की जा रही है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और दोपहर 2 बजे बालावाली चौक पहुंचेंगे और यहीं तक रोड शो किया जाएगा। खबर इस वक्त की लक्सर से, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रोड शो करेंगे और 2 बजे तक बालावाली चौक तक रोड शो किया जाएगा। और हरिद्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। तमाम वो जो योजनाएं हैं केंद्र के द्वारा जो संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं को भी गिनाते नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ सीधा रुख करते जनता के बीच पहुंचते त्रिवेंद्र सिंह रावत। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव 2024 की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, विजय कुमार का कहना है। और राज्य में 83,37,914 मतदाता हैं और इतने मतदाता दर्ज किए गए हैं, विजय कुमार का कहना है। और बताया जा रहा है कि 43,17,579 पुरुष मतदाता इनमें से शामिल हैं, जिनको दर्ज किया गया है। और 40,20,038 महिला मतदाता भी हैं। तो राज्य में कुल 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 12 पोलिंग पार्टियां मतदान से 3 दिन पूर्व प्रस्थान भी करेंगी। तो तमाम तरह की जो जानकारियां हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दी गई हैं। और देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं इस बीच, जहां पर देहरादून में मौसम का जो मिजाज है बदलता नजर आया है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई है बारिश और बारिश ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ओलावृष्टि की संभावना इन जिलों में भी है। और बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून में बारिश की संभावना है। और नैनीताल और अल्मोड़ा में भी बारिश की संभावना है। तो देहरादून में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग की ओर से
बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तो बदलता हुआ मिजाज मौसम का देखा जा सकता है उत्तराखंड में। तो तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, तो ऐसी जो संभावना है मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, तो कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी के भी आसार हैं। और पौड़ी से खबर है जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होती साबित हुई है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है और गेहूं की फसलों को नुकसान होने की भी जो आशंका है वो भी जताई जा रही है। तो बारिश से गर्मी से एक और जहां बड़ी राहत लोगों को मिलती नजर आ रही है, तो वहीं फसलों को भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो रबी की फसलों को नुकसान बताया जा रहा है, गेहूं की फसलों को नुकसान बताया जा रहा है। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में भी बारिश का जो अलर्ट है वो भी देखा जा रहा है। बारिश होने से कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भी भीषण गर्मी से, तपती हुई गर्मी से राहत मिली है। लक्सर से खबर आ रही है जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखा गया। खानपुर थाने में कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन है और विशेष समुदाय के युवक युवती को भगाने का आरोप भी लगा है। खानपुर पुलिस पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप है। तो पुलिस कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास भी करती नजर आई। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, खानपुर पुलिस पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। परिवार सुनो, परिवार के लोगों के कमर पर नजर गड़ाए है ना भाई कि पुलिस क्या कर। और कोटद्वार में बीईएल रोड पर शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीईएल रोड पर ओवरलोडेड एक डंपर ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। दरअसल सड़क पर खराब इस ट्रक को पीछे से कुछ मजदूर धक्का मार रहे थे कि इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। यहाँ पर एक बीएल रोड पर एक ट्रक खराब था, तो पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसने टक्कर मारी और आगे वाला जो ट्रक था वो उसे टो करने के लिए आगे वाले ट्रक से बांध रहे थे। बीच में 4 लोग थे, उनमें से जो एक था वो थोड़ा किनारे पर था। जो 3 लोग थे पीछे से ट्रक की वजह से, जो डंपर था वो बीच में दोनों ट्रक के दब गए और इसमें लगभग 3 डेथ हुई और 3 लोग तो ऑन स्पॉट डेथ दिखाई जा रही है। और खबर लक्सर से है जहां पर बहादुराबाद विकासखंड के चांदक चंदपुर गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व कुछ दबंगों पर गांव के गंदे पानी का रुख कर ग्रामीणों के घर में डालने का आरोप लगाया है। शाही
बताया जा रहा है कि साथ ही तहसील प्रशासन से पानी के निजात और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि चंचक गांव में ग्रामीणों के मकान के पास ही कुछ दबंगों ने गांव के गंदे नाले के पानी का रुक कर कुछ गरीब लोगों के घर की ओर मोड़ दिया और इसके साथ ही जिससे पीड़ित ग्रामीणों के घर में गंदे पानी से बदबू और बीमारी तो फैलने का खतरा बना हुआ है, तो वहीं साथ में उनके पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन से दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोग शिकायत जी क्या हमने पथरी थाने में भी करी, गांव प्रधान के पास भी करी, सबके पास करी है। देख लो हमारे पशु चौकी में भी करी। फिर ऊपर ये देख लो हमारे पशु कितने परेशान हो। गाय 2 दिन की ब्याई हुई, आप देख लो। यहाँ से वो पहले 5 फुट का नाला था, यो इन्होंने फिर बंजर जमीन खोद दी। इसमें यहाँ से पीछे गड्ढा खुदवा दिया 20 फुट का। अगर कोई बच्चा गिर गया या डंगर खुल गया मर गया कुछ, बताओ कौन का वो करेगा जी। और यो जीपीसी से गड्ढा खुदवागा हमारे घरों के पीछे बंजर जमीन में, और इसके पानी की वजह से 3 कमरे हमारे पहले गिर गए थे। अरे भाल भी गिरने के लिए तैयार ही, ये इसने खुदवाया यो मुंतजीन। और खबर देहरादून से ही, जहां पर निरंजनपुर मंडी देहरादून के आढ़तियों ने अपना बकाया ना मिलने से नाराज किसानों ने 8 अप्रैल को कृषि मंत्री गणेश जोशी का ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घेराव करने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने बताया है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बकाया भुगतान का समय 26 मार्च दिया था, जो बीत गया है। उन्होंने कहा कि हम 5 अप्रैल तक का समय देते हैं। अगर तब तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जाता तो वे 8 अप्रैल को कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव करेंगे। एक कार्यालय पर मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें किसानों के बकाया भुगतान जो मंडी आड़तियों पर है उसके विषय पर चर्चा की गई। हमारे कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने हमें वादा किया था कि 26 मार्च तक किसानों का पेमेंट करवा दिया जाएगा। 26 मार्च निकल चुकी है, अब ना तो मंडी सचिव हमसे बात करने को राजी है, उसके पास मिलने का टाइम नहीं है, और ना ही हमारे मंत्री जी हमसे मिलने का टाइम है। कल भी हम मंत्री जी से मिलने गए, लेकिन घर में रहते हुए भी मुलाकात नहीं की। बाकी मंडी के आड़ती और सचिव मिल करके एक षड्यंत्र रचे हैं कि सचिव अपने ऑफिस में मीटिंग कराते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारी किसानों से बात हो गई है, हमें समय मिल गया है, हमने भुगतान कर दिया है। तरह तरह की फर्जी वीडियो चला रहे हैं। और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि राज्य में लोकसभा निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके तहत राज्य में 83,37,914 मतदाता दर्ज है। इसमें 43,17,579 पुरुष मतदाता और 40,20,038 महिला मतदाता शामिल हैं। थर्ड जेंडर की मतदाताओं की अगर बात करें तो 297 है और राज्य में सर्विस वोटरों की संख्या 93,187 है, जिसमें से 90,554 पुरुष सर्विस वोटर और 2,633 महिला सर्विस वोटर हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य में कुल 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। नामावलियों को अंतिम रूप दिया जाता है। उस अंतिम प्रकाशन के समय हमारे जो कुल मतदाता की संख्या होता है वो निश्चित हो जाती है। उस तिथि के अनुसार हमारे राज्य में 83,37,914 इतने मतदाता पाए गए हैं। कुल मतदाता संख्या है 83,37,914। उसमें पुरुष मतदाता हैं 43,17,000 और महिला मतदाता है 40,20,038।
और नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नंबर 3 के चंदनगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते एक 27 वर्षीय बिट्टू विश्वास पुत्र रंजीत विश्वास नाम के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मौके पर पहुंची दिनेशपुर पुलिस ने फंदे से शव को उतारा और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की तैयारी कर ली। इस आत्महत्या से परिवार में कोहराम मच गया और क्षेत्र में तमाम देखा जा रहा है कि मातम का माहौल भी छा गया। बता दें कि स्थानीय पुलिस व जनप्रतिनिधियों द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं के चलते दिनेशपुर क्षेत्र में मुहिम चलाने के बाद कुछ समय तक आत्महत्या में अंकुश लग गया था, लेकिन अब सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। एक सूचना मिली 112 से कि एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस की टीम आई है और हम लोग पंचनामे की कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। और तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव से एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा महिला के साथ बलात्कार किए जाने का मामला राजस्व से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हो गया। इसके साथ ही बता दें कि राजस्व पुलिस द्वारा एक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि बीते 25 मार्च होली के दिन महिला बकरी चुगाने के लिए जंगल गई हुई थी। वीरान जगह पर महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार कर देने वाली शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही महिला के गले से चैन लूटकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर राजस्व पुलिस ने बलात्कार, लूट, जान से मारने की धमकी और प्रयास करना व जान माल की धमकी देने के मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हो गया है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। राजस्व क्षेत्र से हमें एक इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुई है, जो कि आईपीसी की धारा 307, 392 और 376 में पंजीकृत है, जिसमें एक महिला के द्वारा एक पुरुष के ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार व जान से मारने का आरोप लगाए गए हैं, जिसमें हमारे द्वारा आज ही इन्वेस्टिगेशन को आयोग को ट्रांसफर किया गया और आयोग के द्वारा ग्रहण किया गया। और लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोरों शोरों के साथ प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज रुड़की के मलकपुर चुंगी पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। उन्होंने कहा कि देश आज खतरे में है और इसे बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि देश और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं वे 200 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। जब वे मुख्यमंत्री रहे तो जिले के प्रत्येक व्यक्ति की सीधी एंट्री सीएम हाउस में थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक तक सीएम हाउस में सीधे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने के साथ नए युग की शुरुआत के लिए कार्य करना होगा। गरीब कमजोर के लिए ये कार्यकर्ताओं का भारी जोश, इस भरी गर्मी में भी इतने लोग आए हैं और हमारे सभी नेता यहाँ आए हैं अपने भाई वीरेंद्र रावत को आशीर्वाद देने के लिए। ये जोश बताता है कि हरिद्वार की जनता ने तय कर लिया है कि किसको सांसद बनाना है। वीरेंद्र जी, क्या जो ये 72 सूत्रीय है, 12 सूत्रीय नहीं है। हाँ। पहले तो रायसी में जो बंदा टूट गया वहाँ पर पहले 2013-14 में अगर आपको मैं ले चलूँ तो उस समय बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और लगभग 56 गांव उससे प्रभावित हुए थे। उस समय माननीय हरीश रावत जी केंद्र में जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ से बजट पास करवा के उस वहाँ बंदा बनवाने का काम किया, लेकिन पिछले 7 वर्षों से वहाँ एक देना चाहता हूँ रुड़की के कांग्रेसजनों को, और उन्होंने एक शानदार शुरुआत की है और इसको आगे ले चले और इसको एक जीत में बदले। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे रावत जी? बिल्कुल ध्वस्त है राज्य के अंदर। सबसे बड़ा उदाहरण
नानकपत्ता में है जिस तरीके से दिनदहाड़े हत्या हुई है और हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं पाई और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था में निरंतर गिरावट आ रही है। हम निरंतर इस बात को उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये तो बालू और शराब की सरकार होगी। और रामनगर में पुलिस ने लोकसभा चुनाव को लेकर शस्त्र जमा करने के लिए चलाया है अभियान और शहर रामनगर में देखा जा रहा है कि अभियान की शुरुआत हो चुकी है। रामनगर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कोतवाली पुलिस द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के अभियान चला रही है और इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए रामनगर कोतवाली अंतर्गत लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि रामनगर कोतवाली के अंतर्गत कल 673 शस्त्रधारी उन्होंने बताया कि अभी तक 313 लोगों द्वारा अपने शस्त्र रामनगर कोतवाली के साथ ही नगर में स्थित आर्म्स की दुकानों में शस्त्र जमा करने की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही कहा कि जिन लोगों द्वारा अभी भी अपने शस्त्र जमा नहीं किए गए हैं वे शीघ्र इन्हें जमा करा दें, अन्यथा उनके शस्त्र निरस्त्रीकरण के कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी प्रेषित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इसके साथ ही साथ पुलिस द्वारा 34 मामलों में 270 लोगों के खिलाफ मुचलका पाबंद करने की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। जो भी शस्त्र धारक है ये अपने अपने शस्त्र आज कोतवाली रामनगर में जमा करा दें, अन्यथा निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। और देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के एकाएक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस आप समेत तमाम दल परेशान हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होने वाली है और इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने भी बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में ईडी सीबीआई की जांच पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके तहत हरक सिंह रावत को 2 अप्रैल तो अनुकृति गोसाई को 3 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पोखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक समेत उनके करीबियों और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। इसके बाद हरक सिंह रावत को पहले बीते 29 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहां अब एक बार फिर उन्हें पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को जारी हुए नोटिस से राज्य में सियासत गर्मा गई है। के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। जिस तरीके की राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरीके से हमारे राज्य में भी विभिन्न नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र है और भाजपा राजनीतिक सारी मर्यादाओं को भूलकर इस तरीके की गंदी हरकत कर रही है जो निंदनीय है। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरह का न षड्यंत्र है, न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र जानती है, न किसी कांग्रेस के नेता या अन्य नेता से भारतीय जनता पार्टी की कोई बदले की भावनाओं से कार्यवाही करने की नीयत है। जिसने जो किया है उस पाप को उसी ने भुगतना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की जो नीति है, उस पे जो है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, वो अगर ईडी के रडार पर आ रहे हैं, वो सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं या वो किसी अन्य मुकदमे के रडार पर आ रहे हैं,
तो उसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पाखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक सिंह समेत उनके करीबी और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने में छापेमारी की थी। वहीं एक तरफ जहां हरक के नोटिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होनी है। इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में, और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है। और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नजर रखना स्टार्ट कर दिया है। दुर्भावना से ग्रसित स्टेप दिखाई पड़ता है, चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है, हरक सिंह रावत जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहे, वहां मंत्री के पद को सुशोभित किया, तब वो पाक साफ थे, तब वो बेदाग थे, तब उनके अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उन पर भी, उनकी बहू पर भी इतने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। और अब किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो पाक साफ हो गया, ये तो पूरे देश की जनता के सामने अब ये सत्य उजागर हो चुका है कि विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। और एन चुनाव के वक्त ये समन भेजा जाना तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाला एक दुर्भावना से ग्रसित कदम दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले देश और प्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी दलों को एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस, आप समेत तमाम दल परेशान हैं। हालांकि विपक्ष ने भी अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर 5 एजेंसियों के दायरे में विपक्षी दल के नेता ही क्यों आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों